Hello students, welcome to my channel. ओके अभी तक हमने पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक कवर कर लिया। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 में क्या था? यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही थी। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है? स्टेट्स की बात होती है। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है स्टेट्स के साथ। तो अब हम स्टेट्स में देखते हैं क्या है। एक तो स्टेट में स्टेट एग्जीक्यूटिव हम पहले देखते हैं क्या होना इसमें आएंगे। गवर्नर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे और एडवोकेट जनरल आएंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये लोग आएंगे। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गवर्नर। जैसे जब हमने यूनियन गवर्नमेंट शुरू की थी तो सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, ऐसे अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में? अबाउट द गवर्नर। ठीक है, देखिए गवर्नर जो होते हैं वो एक नॉमिनल, जैसे जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट एट द सेंटर जो कि एक नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल हेड है स्टेट के, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट एट द यूनियन लेवल। सी कि जो प्रेसिडेंट है ना वो सिर्फ एक नॉमिनी है, बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट है। वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है और एक ही पर्सन को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का भी, दो या दो से ज्यादा यानी कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 स्टेट्स के लिए भी जो है वो बनाया जा सकता है, एक ही पर्सन को गवर्नर। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं था। ये 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 का, उसमें ये बात बोली गई थी कि एक ही पर्सन को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का भी जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1956, उसमें ये बात की गई थी। अब देखिए अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। देखिए जो गवर्नर है ना तो उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, जैसे कि प्रेसिडेंट थे उसमें फिर भी अब देखिए लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स का भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रोल होता है। लेकिन गवर्नर सिंपली जो है वो एक नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, यू नो हु अपॉइंट्स द गवर्नर? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बाय वारंट under his hand and seal, his hand and seal। तो बेसिकली सारी के सारा जो पावर है मतलब वो प्रेसिडेंट के पास है इन दी मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दी गवर्नर। लेकिन एक्चुअली में जब हम प्रेसिडेंट बोलते हैं तो वो एक्चुअली में क्या होते हैं? वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, विच इंक्लूड्स पीएम ऑल्सो, लेड बाय पीएम। पीएम ही हेड होते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो एक्चुअली में की सारी पावर तो किसके पास है अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास है इन अ वे। ठीक है, तो इसमें ये भी याद रखना है कि अगर, क्योंकि यूनियन एक तरह से हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे यही हो गया कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट तो उन्हीं की एडवाइस पे एक्ट करते हैं, ये हमें पता ही है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नर की जो पोस्ट है ये एक ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है। नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ये, क्योंकि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ हुआ, तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। चाहे ये नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट फिर भी ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। और ये नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ये उनके अंडर एक ऑफिस है। नो, इट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ठीक है, और इनका जो इलेक्शन है, इसलिए पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बन रही थी तो काफी डिस्कशन हुए थे कि क्या इनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन रखें या इनडायरेक्ट इलेक्शन रखें। बट फिर बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि इतना जरूरत नहीं है एंड ऑन सो ऑन, अभी जो सिंपली एक मेथड रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या रखा गया कि इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे विद वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और वो एक तरह से नॉमिनी ही होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यानी कि इस कंटेक्स्ट में हमने कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? हम कनाडा का मेथड फॉलो कर रहे हैं। कनाडा में भी क्या होता है, जो वहाँ के सेंटर पे जो होते हैं वही एक नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेवल पे भी। तो जबकि यूएसए वगैरह में ऐसा नहीं होता। यूएसए में गवर्नर भी जो होता है एक स्टेट का, उसको भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जस्ट लाइक वहाँ के प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे स्टेट्स के गवर्नर्स को भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है यूएसए में। बट कनाडा का जो मॉडल है हम वही फॉलो करते हैं कि सेंटर पे जो है वो
जो है वो स्टेट्स पे नॉमिनेट, स्टेट्स के लिए नॉमिनेट करते हैं किसी को। तो यहाँ पे भी यही है कि सेंट्रल पे यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, और एक ही पर्सन को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशंस की बात की है। एक तो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही है। दूसरा, उनकी जो एज है वो 35 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुके हों, 35 या 35 से ऊपर होने चाहिए, यानी कि लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माना जाता है देखिए इतना एक्सपीरियंस तो चाहिए कि वो 35 से नीचे थोड़ा इतना ज्यादा वो नहीं है, जबकि लोकसभा वगैरह में आपने देखा है कि कम एज भी होती है, बट गवर्नर के लिए 35 और मोर देन 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 कन्वेंशंस भी हैं, लेकिन वो कन्वेंशंस हैं वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, और वो कन्वेंशंस हैं यानी कि प्रैक्टिस की जाती है, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत बार इन कन्वेंशंस को फॉलो नहीं भी किया गया। एक तो क्या कि जिस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, कोशिश की जाए कि वो जो पर्सन है जिनको उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो उस स्टेट को बिलोंग ना करते, वो उसी स्टेट के, यानी कि अगर मान लो कि महाराष्ट्र के गवर्नर को नॉमिनेट करना है प्रेसिडेंट ने, तो कोशिश ये की जाती है कि वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग ना करते हो, ना। ओके। एंड दूसरी बात ये मतलब इसलिए एक्चुअली किया जाता है ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री हो जाए, क्योंकि जो बंदा वहीं से बिलोंग करता है फिर वो ऑब्वियसली वो लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात क्या कि जिस स्टेट में उन गवर्नर को अपॉइंट करना है वहां के सीएम से भी कंसल्टेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि उनके चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो, दोनों के में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो और फिर वो स्मूथ फंक्शनिंग ना हो पाए उस स्टेट की। बट जैसे मैंने बताया हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दोनों ये जो कन्वेंशन हैं दोनों जो है वॉयलेट की गई हैं नंबर ऑफ टाइम्स। तो लेकिन कोशिश यही होती है कि एक तो सीएम को कंसल्ट किया जाए, दूसरा ये कि जो है वो उसी स्टेट के ना बिलोंग करते हो, ताकि जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। बट ऐसा जैसे मैंने आपको बताया दे हैव दीज कन्वेंशंस हैव बीन वायलेटेड, लेकिन ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, इस पे तो कुछ मतलब ये मस्ट है, ठीक है। जिस भी इंसान को गवर्नर बनाया जाएगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी होने चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ एज के मिनिमम होने ही चाहिए। अब देखिए हम कुछ बात करते हैं इनकी कंडीशंस ऑफ ऑफिस की, गवर्नर के। सबसे पहले तो बात ये हमें पता ही है कि वो मेंबर नहीं हो सकते किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर वो हैं भी एट द टाइम ऑफ उनका, अगर उनको नॉमिनेट कर दिया गया है, तो अगर वो हैं किसी या तो पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर हैं, तो ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट। जिस दिन वो अपना ऑफिस गवर्नर का एंटर अपॉन करते हैं उस दिन से ही माना जाता है कि दैट सीट जो उनके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में दैट इज सीम टू बी डीम्ड वेकेटेड, ठीक है, कि वो वेकेट हो गई है। दूसरा, फिर उनको कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर का पोजीशन एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो अपने आप में बहुत उसमें पावर है, तो वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर ये हमें पता है कि जो भी गवर्नर होते हैं विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट उनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, ज्यादातर स्टेट्स में राजभवन कहते हैं जिसको, ठीक है, राज भवन कहते हैं, वो उनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। वो ऑफिशियल ने जब तक वो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं गवर्नर की, जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं गवर्नर का, तब तक वो वहां पे रह सकते हैं। फिर देखिए उनको बहुत सारे और भी एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, ये सब है। लेकिन याद रखने की क्या बात है कि वो जो प्रिविलेजेस वगैरह हैं, सैलरीज वगैरह हैं, वो डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नर को क्या सैलरी, क्या एमोल्यूमेंट्स, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक ही पर्सन को 2 स्टेट्स का मान लो कि बना दिया, मान लो एक पर्सन को गुजरात का भी बना दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं रैंडम, और महाराष्ट्र का भी उसको गवर्नर बना दिया, उसको गवर्नर दोनों स्टेट्स का बना दिया। अब जो उनको एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ये जो है वो दोनों स्टेट्स जो है उसका खर्चा जो भी वो है एक्सपेंडिचर होगा वो ये दोनों स्टेट्स शेयर करेंगी। लेकिन किस हिसाब से शेयर करेंगी वो कौन बताएगा? वो प्रेसिडेंट बताएंगे।
देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन बातों को फ़र्क समझना है कि पार्लियामेंट तो डिसाइड करता है कि उनको क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या उनके प्रिविलेजेस होंगे। लेकिन अगर सेम पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का, तो शेयर करेंगी वो स्टेट्स जो हैं एक्सपेंडिचर, और वो किस रेशो में, किस प्रोपोर्शन में शेयर करेंगी, वो कौन डिसाइड करेंगे? वो हमारे प्रेज़िडेंट डिसाइड करेंगे। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको याद रखने की है। ठीक है? इस तरह अच्छा, एक और बात, ये तो हमें पता भी है वैसे भी, कि जो एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होते हैं, जब वो उनका एक बार ऑफिस में एंटर अपॉन कर गए, तो उनको रिड्यूस नहीं किया जाता। देखिए, बढ़ाया जा सकता है, बट उनकी उसको रिड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है? ताकि वो अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज मिलती है। देखिए, कोई भी ऑफिशियल एक्ट अगर वो कर रहे हैं, तो उनको उसमें से उनकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। कोई भी लीगल लायबिलिटी जो है उनकी नहीं होगी, कोई भी जो वो ऑफिशियल एक्ट्स कर रहे हैं अपने। ठीक है? कोई भी लीगल लायबिलिटीज नहीं होंगी ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। अच्छा, अब जब तक वो अपना टर्म ऑफ ऑफिस में है, मतलब जब तक वो ऑफिस में है, वो अपने पर्सनल एक्ट्स के लिए भी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी इम्यून है। अपने पर्सनल एक्ट्स के लिए भी, जस्ट लाइक हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था बहुत सारी चीजें, प्रेसिडेंट का जब हमने टॉपिक किया था, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी इम्यून है, इवन फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। और सिविल एक्ट्स के लिए भी होते हैं, लेकिन अगर 2 मंथ्स का नोटिस दे दिया जाए, तो उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं। सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है 2 मंथ्स के नोटिस देके। ठीक है? और वो किस लिए हो सकती है? पर्सनल एक्ट के लिए ही। पर्सनल एक्ट के लिए। लीग देखो, अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए तो उनको कंप्लीट लायबल वो है, इम्यूनिटी है। लेकिन अगर पर्सनल एक्ट्स में अगर बात करें, तो 2 तरह की बात हो सकती है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है या सिविल हो सकती है। तो क्रिमिनल के लिए तो वो इम्यून है जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, लेकिन सिविल में 2 मंथ्स का नोटिस देके उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती है। ठीक है? फिर अब बात करते हैं ओथ की। ओथ, हमें पता है जब भी कोई भी इतने इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्ड किए जाते हैं, तो ओथ ली जाती है। तो ये ओथ उनको सबसे पहले तो दिलवाते कौन है? चीफ जस्टिस दिलवाते हैं उस हाई कोर्ट के। ठीक है? और अगर चीफ जस्टिस नहीं है बाय चांस किसी कारणवश, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस हाई कोर्ट का, वो जो है उनको ओथ करवाएंगे। और ओथ में वो कहते क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपना ऑफिस। ठीक है? प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही विल डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इंसान, आपको ये भी पता है कि अगर बाय चांस ऐसा भी होता है कि गवर्नर किसी कारणवश नहीं है, ठीक है, तो कोई और किसी और को एक्टिंग गवर्नर, मतलब एक्टिंग, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था, वैसे ही अगर गवर्नर कोई और ऑफिशिएट कर रहा है एज अ गवर्नर, तो उनको भी ये ओथ लेनी होती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो कोई कुछ दिन के लिए बना है कि गवर्नर बीमार है और उनको किसी और को एक्टिंग गवर्नर है, तो वो ओथ नहीं लेंगे। ओथ लेना जरूरी होता है। ठीक है? एंड ओथ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वही है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे, लोगों को विदाउट उससे लोगों को सर्व करेंगे, और अपने फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपना ऑफिस ड्यूटी। अब इसके आगे हम अभी इतना ही करते हैं, फिर आगे और करेंगे गवर्नर का कंटिन्यू। ओके, अभी तक हमने गवर्नर का जो टॉपिक है उसमें हमने ओथ तक जो है, वो ओथ के पार्ट तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं गवर्नर के टॉपिक पर ही। गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? देखिए, टेन्योर तो होता है 5 years, बट एक्चुअली में इट इज सेड कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हाउएवर, वो जो गवर्नर है वो सर्व कब तक करते हैं? एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ही कैन बी रिमूव्ड, यानी कि एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। इसीलिए क्या बोला था हमने लास्ट पार्ट में, कि वो जो है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है? और जो है वो पूरी की पूरी पावर जो होती है उनको रिमूवल की, उनके अपॉइंटमेंट की, वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। मोर ओवर, अगर उनको रिजाइन करना है गवर्नर को, तो भी वो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो रिजाइन जब करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट को नहीं देंगे। ही विल गिव इट टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि उनको अपॉइंट भी किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है। एक इसमें खास बात यह है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट को किन ग्राउंड्स पे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो उससे उससे पता चल रहा है कि बेसिकली इनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड्स ही नहीं दिए। तो यानी कि जब भी लगता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट हमें पता है किसकी उस पे एडवाइस पे एक्ट करते हैं, वो
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए हमने बोला था कि गवर्नर एक तरह से एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, जबकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड इट इज नॉट एन ऑफिस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, बट फिर भी वो एक तरह से एजेंट ही होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कोई भी ऐसे ग्राउंड जिसमें गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो बोला जाता है कि गवर्नर्स को रिजाइन कर दो, क्योंकि वो अपना बंदा ही ऑब्वियसली बिठाना चाहते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स में अपने ही किसी मतलब जो उनका ट्रस्ट वर्दी पर्सन होता है उसको ही अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि वो अपॉइंट हो। फिर फर्दर ये जो 5 इयर्स की जो टर्म है ये फिक्स नहीं है। अगर मान लो अभी नए गवर्नर ने अपना ऑफिस एज्यूम नहीं किया तो ये जब तक कि वो नए गवर्नर अपना ऑफिस एज्यूम नहीं करते तब तक ये ऑफिस गवर्नर का होल्ड करेंगे, यानी कि 5 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है टर्म, जब तक कि इनके सक्सेसर जो है वो चार्ज एज्यूम नहीं कर सके, सो दैट कि कोई एक गैप ना आए स्टेट में। इसलिए स्टेट में हर समय कोई ना कोई गवर्नर होना चाहिए। फिर एक और बात भी है कि मान लो कि कुछ ऐसा है कि सिटिंग गवर्नर की डेथ हो गई, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, ठीक है, कि वो कुछ ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है कि अगर किसी की डेथ हो गई कुछ ऐसा हो गया तो फिर कौन करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि कोई ऐसा प्रोविजन वो बना सकते हैं जिससे उनको लगे कि गवर्नर के जो ड्यूटीज का जो डिस्चार्ज है वो प्रॉपरली होता रहे, ठीक है। जैसे कि वो कह सकते हैं कि स्टेट हाई कोर्ट, वो जो कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस है उनको वो कह सकते हैं कि टेम्परेरीली, ठीक है। एक तो ये था कि अभी अगले वाले ने चार्ज एज्यूम नहीं किया तो यही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नर है वही कंटिन्यू करेंगे जब तक अगले नहीं, लेकिन मान लो डेथ हो गई और अभी नए गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जा पा रहा है किसी कारणवश, तो जो है प्रेसिडेंट जो है वो टेम्परेरी, जैसे कि उस कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोल सकते हैं कि आप टेम्परेरीली गवर्नर की तरह एक्ट करें, डिस्चार्ज करें उनकी ड्यूटीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रेजिग्नेशन देना हो तो वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो देखिए क्या, जैसे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, वैसे ही गवर्नर जो है स्टेट के हैं। एंड जैसे कि प्रेसिडेंट जो है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट करते हैं, वैसे ही गवर्नर भी, यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स वैसे उनके पास कुछ खास नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होता है, बट कुछ हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या चीज, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के नेम में लिए जाते हैं। ऐसे ही सेम वे जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट के, दे आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, ठीक है। जैसे अगर आप में से कोई भी किसी के रिलेटिव्स या खुद भी अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो या आपके रिलेटिव्स काम करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके कोई अंकल्स, कोई आंट्स, तो आप उनसे पूछिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गए तो द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू प्रमोट, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के नाम में ही होती हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स में जो होता है वो द गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट। इस तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मली उन्हीं के नाम में लिए जाते हैं। पर्टिकुलरली जब हम ये चीज जो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, उसी में देखिए रूल्स, बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकलते हैं जो कि उनके नेम में होते हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाए तो वो रूल्स बना सकते हैं। फिर फर्दर वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेट्स में डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज नहीं होती, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, इतना सारा काम है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई लेबर डिपार्टमेंट है, कोई टैक्सेस का है, कोई लैंड रेवेन्यू का है, कोई हाउसिंग का है, कोई बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होंगे। तो वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होगा उसके लिए रूल्स बनाएंगे, गवर्नर के पास पावर है कि ही कैन मेक रूल्स, फिर ताकि इजिली गवर्नमेंट का बिजनेस हो सके, स्टेट गवर्नमेंट का। एंड फिर वो जो बिजनेस है वो स्टेट के जो मिनिस्टर है उनमें बांटा जाए, ठीक है, कि एक मिनिस्टर को दे दिया जी एग्रीकल्चर, दे दिया रेवेन्यू, दे दिया एक दूसरे मिनिस्टर को मान लो कि ट्रांसपोर्ट दे दिया, एक मिनिस्टर को फर्टिलाइजर्स दे दिया, एक मिनिस्टर को कुछ सप्लाई डिवीजन दे दिया, सो मेनी थिंग्स, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, मिनिस्टर्स में बांट दिए। तो ये भी एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है, गवर्नर की है। फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो बाकी मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, वो भी गवर्नर को जो है अपॉइंट करते हैं। एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है। तो
जो गवर्नर है, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, बाकी मिनिस्टर्स को, एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को स्टेट के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ये इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके मेंबर्स को। जैसे कि सेंटर पे यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे स्टेट्स में होता है, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, सो ऑन। तो अब इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, पहले तो बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। देखिए, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और उनको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा वो भी जो है वो डिटरमिन करते हैं गवर्नर। एंड ये जो एडवोकेट जनरल है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ही अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। यानी कि एडवोकेट जनरल जो है कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं वो गवर्नर ही उनके लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं। एक तरह से आप इस तरह से उसको याद रख सकते हो, यानी कि उनका अपॉइंट भी गवर्नर करते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन भी गवर्नर डिटरमिन करते हैं, और वो होल्ड भी करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का देखिए, अपॉइंट स्टेट के हैं, ये स्टेट के हैं तो अपॉइंट तो इनको करते हैं गवर्नर, और गवर्नर ही इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिटरमिन करते हैं, एंड कितना टाइम के लिए, टेन्योर ऑफ ऑफिस कितना है वो भी इनको वही करते हैं। इनका जो लेकिन जो रिमूवल मेथड है जो स्टेट कमिश्नर का, जैसे कि एडवोकेट जनरल को तो गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं क्योंकि प्लेजर ऑफ द गवर्नर के उस पर होल्ड कर रहे हैं, तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है बाय द गवर्नर। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो इनका रिमूवल का मेथड है, जो इनका रिमूवल का मेथड है वो उसी तरह से है जैसे कि हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। हम हाई कोर्ट अभी आगे थोड़ा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि रिमूवल का मेथड क्या है हाई कोर्ट का। तो इट्स नॉट इजी टू रिमूव जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो सेम वे इसी तरह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी, ताकि एकदम ये गवर्नमेंट के वो ना बन जाए, पॉन ना बन जाए, उनके प्यादे ना बन जाए, तो ये इन सब इनको इंडिपेंडेंस देना थोड़ा सा जरूरी है। he is appointed by the governor. Governor determines his conditions of service and tenure of office, but he can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court. ठीक है, हाई कोर्ट के जज की तरह ही इनको किया जा सकता है। अब एक और देखते हैं, अब हम देखते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें भी देखिए क्या होता है हमने कि स्टेट पब्लिक सर्विस के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन, इट कैन बी लेडी ऑल्सो, सो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर, अपॉइंट तो कौन करेंगे, गवर्नर, लेकिन इनको रिमूव सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। इनको रिमूव कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, नॉट द गवर्नर। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट को, एक कंट्री को अच्छा चलाना है तो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे लोग आए जो एबल हैं, जो काबिल हैं, जो एथिकल हैं, जो ऑनेस्ट हैं। तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। जो चेयरपर्सन या मेंबर्स जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिमूवल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। फिर अब आगे पावर्स की बात करें तो गवर्नर्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नर्स जो होते हैं वो वहाँ की जो उसमें उस स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके चांसलर हो सकते हैं, खुद चांसलर हो सकते हैं। बहुत सारी उसमें बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि जो गवर्नर होते हैं वाइस चांसलर होते हैं कई यूनिवर्सिटी के, एंड वो वाइस चांसलर्स को अपॉइंट कर देते हैं। फिर वाइस चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के उनको अपॉइंट कर देते हैं। फिर देखिए जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था कि क्या, जैसे कि प्रेसिडेंट जो थे वो सीक कर सकते थे कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे ही गवर्नर के लिए भी पावर है कि वो जितने भी स्टेट के अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर से। वो प्राइम मिनिस्टर से सीख करते थे प्रेसिडेंट, और ये चीफ मिनिस्टर से सीख करते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करते थे, पार्लियामेंट में जो भी इंट्रोड्यूस करना है कोई भी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन सीख करते थे पीएम से। वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछते, हमेशा पीएम से डायरेक्टली सीख करेंगे। तो वैसे ही गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर से सीख करेंगे यानी information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation from the chief minister.
फिर जैसे प्रेसिडेंट करते थे वैसे ही गवर्नर के पास भी क्या पावर है कि गवर्नर कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें कई सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह से मान लो हमने कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट में, किसी भी रैंडमली स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। एक मिनिस्टर ने एक मैटर को मतलब उस पर कुछ डिसीजन लिया है एक मिनिस्टर ने, लेकिन बाकियों ने नहीं, बाकियों के पास अभी वो नहीं गया है, तो गवर्नर कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को क्या कि ये जो इस मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है इसको सबमिट करो फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर ऑलरेडी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं देखा तो पूरा ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है मिस्टर एक्स ने, मिस्टर ए ने, जो भी एक मिनिस्टर है, वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसिडर किया जाए, ऐसा वो कह सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि गवर्नर जो है वो कह सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी जाए स्टेट में। और जब ऐसा कुछ होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जब, तो हमें पता है कि फिर गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स हो जाती हैं, बिकॉज अब वो कंप्लीटली उनके पास बहुत एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स हो जाती हैं, क्योंकि वो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो तो नॉर्मली भी होते हैं बट अब तो उनके पास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पावर्स आ जाती हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये हो गई सिविल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। ओके ओके, जैसे कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के एक पार्ट है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा एंड फिर प्रेसिडेंट, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करेंगे उस बिल पे तो एक्ट ही नहीं बनेगा। तो जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सेम वे गवर्नर भी जो होते हैं वो एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम सबसे अभी यहाँ पे हमने पिछले वाले पार्ट तक हमने जो थी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी थी गवर्नर के, अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। तो देखिए काफी सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जो होते हैं सम्मन करते हैं, प्रोरोग करते हैं सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है पार्लियामेंट में एक बजट सेशन होता है, फिर एक मॉनसून सेशन होता है, फिर एक विंटर सेशन होता है, तो उसको समन कौन करता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर समन करते हैं, और जब वो एंड होता है तो वो सेंटर पे प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर जो होते हैं उसको एंड करते हैं। फिर जो हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा, जो 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो पहला सेशन होगा उसको भी गवर्नर एड्रेस करते हैं, और जो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर होता है यानी कि बजट सेशन जो होता है उसको भी गवर्नर ही जो है एड्रेस करते हैं सबसे पहले। और फिर वो ये हमने देखा ही है कि वो हमें ये तो हमें आइडिया ही है, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को, लोकसभा को, बेसिकली नॉट पार्लियामेंट, लोकसभा को, वैसे ही वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली को, गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। जनरली वो चीफ मिनिस्टर यानी कि चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट के हैं उनके एडवाइस पर ही ऐसा करते हैं। देखते हैं कुछ पावर्स उनके पास बिल से रिलेटेड। पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। देखिए ऑर्डिनरी बिल, मान लो एक हाउस है, अगर काफी सारी ज्यादातर स्टेट्स में एक ही हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, कई बायकैमरल है, कई स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया बिल, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, अभी ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, तो या तो गवर्नर असेंट दे दे, अपना लॉ बन जाएगा, नहीं तो ना दे, बिल फेल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होना, या फिर रिटर्न कर दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन याद रखिए अगर दोबारा पास हो गया तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोनों हाउसेज ने दोबारा पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने, तो उनको असेंट देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। वैसे ही यहाँ पर भी ऑर्डिनरी बिल्स के लिए जो है वो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा, अगर एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और फिर से पास हो गया तो। इनके पास एक और ऑप्शन है, वो क्या है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं। और जब उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व कर दिया है तो फिर अब उनकी तो पास पावर ही खत्म है ना, ठीक है, क्योंकि अब तो उनका हायर पावर के पास चली गई है वो बिल जो है, ठीक है। बात करते हैं मनी बिल्स की। देखिए मनी बिल्स में एक तो हमें पता है मनी बिल जो होता है वो सिर्फ गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन से ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के उसमें पार्लियामेंट के केस में था। मान लो पास हो गया, एक हाउस है तो एक हाउस ने, 2 हाउस है तो दोनों हाउस ने पास कर दिया, फिर क्या होगा?
तो या तो गवर्नर असेंट दे दें, ठीक है, या फिर रिजर्व कर दें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। रिटर्न तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हीं की तो परमिशन से, उन्हीं की तो प्रायर रिकमेंडेशन से उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो वो जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए कर सकते हैं, या तो साइन कर दो या फिर उसको रिजर्व कर दो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। मान लो कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होंगी वो भी हम देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास फुल पावर्स है, या तो वो सेंट अपना प्रेसिडेंट जो है वो या तो अपना सेंट दे दें या विदहोल्ड कर दें, या फिर वो रिटर्न भी कर सकते हैं बिल, लेकिन मनी बिल को नहीं कर सकते, हमने पता है, ठीक है। अब कुछ खास बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर को अगर कोई ऐसा बिल है जो कि हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर कर रहा है, कर सकता है, तो गवर्नर को वो बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जरूर रिजर्व करना है, मस्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो पावर्स कम की जा रही हैं हाई कोर्ट की, ठीक है, उनकी जुरिस्डिक्शन को कम किया जा रहा है, तो यानी कि हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको कम किया जा रहा है, उसकी पोजीशन को एंडेंजर किया जा रहा है। इस वजह से ये मस्ट है कि ऐसे बिल को जो है गवर्नर वो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जरूर जरूर रिजर्व करें, मतलब उनके कंसिडरेशन के लिए कहें। फिर और भी कई केसेस हो सकते हैं जहां पे उनको लगे कि हाँ, अगर उनको लगता है कोई ऐसा बिल है जो कि फंडामेंटल राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इवन अगेंस्ट जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो भी वो कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है सर्व नहीं हो रहा है, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो वो सर्व नहीं हो रही, नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो रही है, ठीक है, या फिर अगर लगता है कि कोई यूनियन लिस्ट का कोई मैटर है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो जो है सेंटर बहुत बार उनको करना पड़ता है, कुछ बनाना है तो हाईवेज बनाने हैं या और कोई चीजें बनानी है तो उनको एक्विजिशन करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई कंफ्लिक्ट हो, तो ऐसे जो बिल्स हैं वो गवर्नर जो है फिर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए उसको क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर आगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं होता तो गवर्नर प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, जैसे कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वैसे ऑर्डिनेंस की सेम फोर्स होती है एज अ स्टेट लॉ, ठीक है। और हमें पता है कि लेजिस्लेचर को विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली उसको अप्रूव करना होता है, अदरवाइज वो जिस दिन से वो खत्म हुआ 6 वीक्स का टाइम, उस दिन से फिर वो वैलिड नहीं रहती है। और उससे पहले भी गवर्नर जो है विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को एट एनी टाइम। एंड ये जो 6 वीक्स ऑफ री असेंबली, अगर 2 हाउसेज हैं, जैसे हमने सेंटर के लिए पढ़ा था पार्लियामेंट के लिए, अगर 2 हाउसेज हैं मान लो, तो जब दूसरा हाउस जो लेटर शुरुआत की है इसने उसके 6 वीक्स से काउंट होता है ये। तो ये बात है। अब देखिए पावर्स हैं कुछ रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को, कैसे, 1/6 जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो यानी कि ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर की जहां है वहीं पे बात हो रही है, ये उन नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर उन लोगों में से जिनके पास लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस है। इससे पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी में है, ठीक है, तो सारी स्टेट्स में है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पर्सन को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको खत्म कर दिया। अब लोकसभा में भी वो 2 जो करते थे वो नहीं करते, ऐसे ही 1 जो नॉमिनेट होते थे बाय गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी नहीं होते। तो जो 1/6 वाली पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल की है, जैसे राज्यसभा के लिए भी है कुछ लोगों को नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास। अब इसके साथ साथ एनुअल बजट ले करना है, रिपोर्ट्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, सीएजी की, ये सबको भी गवर्नर करते हैं। लेजिस्लेचर को किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैसेज भेज सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, एड्रेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेजेस, तो ये सब भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए एंड अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि मान लो कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है, जो ये हमने बात की, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वेकेंट है, तो किसी और मेंबर को कि प्रिसाइड करे वो प्रोसीडिंग्स को, उसके लिए भी कौन करेंगे, गवर्नर ही करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना वो डिसक्वालिफिकेशन वाला है। डिसक्वालिफिकेशन किस में डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जब मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के डिसक्वालिफिकेशन का जब क्वेश्चन आता है तो उसको डिसाइड कौन करता है, गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इन गवर्नर ही करेंगे इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। डिसक्वालिफिकेशन जब हो क्वेश्चन आएगा मेंबर्स का ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। फिर देखिए कुछ बातें और भी होती हैं कि
गवर्नर जो होता है, कई बार ऐसा भी होता है विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस भी उसको एक्ट करना पड़ सकता है। कब? जब पार्टी कोई क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रखना है नहीं रखना, तो देखिए करते तो वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, क्योंकि गवर्नर के पास उनको पता है वो ज्यादा पावर है, क्योंकि वो एक्चुअली एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर ही काम कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास ऑटोमेटिकली, चाहे कहें हम चाहे ना कहें, थोड़ी ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। और फिर वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं असेंबली अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स तो हमने अभी ऊपर देख ही लिए। तो ये सारी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होने चाहिए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कोई बिल्स को रिजर्व करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है किसके पास? गवर्नर के पास। ये चीज है, ओके। ऑल राइट, अभी तक हमने गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स भी कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं उनकी फाइनेंशियल पावर्स और उसके बाद जुडिशियल पावर्स भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर क्या है कि इट इज द गवर्नर हु सीज दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट, स्टेट बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ही कॉजेज इट टू बी लेड। The governor causes the state budget to be laid before the state legislature every financial year. Just like president जो होते हैं union budget को, he causes the union budget to be laid before the parliament. State legislature के आगे किसकी, कौन, who causes the state budget to be laid before the state legislature? It is the governor. That is a very important point. Second point is दैट, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि मनी बिल जो होता है दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि सेंटर पे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल, वैसे ही मनी बिल अगर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है किसी स्टेट में, यानी कि 2 हाउसेज हैं, तो उसमें असेंबली में ही वो इंट्रोड्यूस होगा, एंड ओनली विद द गवर्नर्स प्रायर रिकमेंडेशन। अगर उनकी रिकमेंडेशन नहीं है गवर्नर की, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर कंटिंजेंसी फंड, जैसे कि सेंटर पे भी होता है कंटिंजेंसी फंड, हमने देखा था, कंसोलिडेटेड फंड देखा था, वैसे ही हर स्टेट का भी कंटिंजेंसी फंड होता है। एंड सेंटर के कंटिंजेंसी फंड पे प्रेसिडेंट निकाल सकते थे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। ऐसे ही कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट में गवर्नर जो होते हैं वही होल्ड करते हैं, एंड ही कैन मेक एडवांसेस फ्रॉम इट टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अर्जेंट एक्सपेंसेस, लेकिन पेंडिंग अप्रूवल बाय द लेजिस्लेचर। एंड जैसे कि मैंने आपको तब प्रेसिडेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, इसी तरह से फंड्स भी बताए थे एक वीडियो में कि तीनों फंड्स जो थे, तो हमने देखा था कि एक सम कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, फिर उसका जो एक्सपेंडिचर कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो फिर उसको फिर अप्रूवल होता है पार्लियामेंट से, एंड फिर उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है, उतना जितना निकाला था उतना उसमें वापस उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है उस फंड में। ऐसे ही कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट भी होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जस्ट लाइक सेंटर पे था, वैसे ही नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो लेजिस्लेचर में नहीं रखी जा सकती है, जस्ट लाइक सेंटर पे भी था। फिर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो गवर्नर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? फाइनेंस कमीशन। ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन। और इस फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है? वो ये देखते हैं कि जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत जो हैं, जो पंचायत हैं या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके पास जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो जो है वो कैसी हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको रिव्यू करने के लिए जो है गवर्नर जो है एक स्टेट के, वो एवरी 5 ईयर्स, कितने बार? एवरी 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स में एक बार वो जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है गवर्नर के पास। ये हुई फाइनेंशियल पावर्स। क्या क्या? कि एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि स्टेट बजट को ही कॉजेज इट टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल्स उन्हीं की परमिशन रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही हो सकते हैं। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट उनकी एक रिकमेंडेशन के बिना नहीं पेश की जाएगी।
फिर कंटिजेंसी फंड में वो एडवांसेस ले सकते हैं कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, और फिर उसको बाद में, लेकिन उसका अप्रूवल होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एंड फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years भी वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ताकि म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जा सके। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल पावर्स। देखिए, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स थी, वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर्स हैं। क्या क्या? कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में, मैंने पहले बता दिया था आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में ही, कि पार्डन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली उसको माफ कर दिया गया है। रिप्राइव का मतलब होता है कि टेम्परेरीली उसकी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। रिस्पाइट का मतलब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी वजह से उस पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस वजह से। रेमिशन में क्या है कि टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। 10 साल की सजा थी, मान लो उसको 7 साल की कर दिया गया है। कम्यूट का मतलब क्या है? एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से जो है वो चेंज कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। जैसे डेथ पेनल्टी थी, लेकिन उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया गया। ये हमने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ लिया है कि पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूट। एंड बात याद रखने की क्या है, अच्छा देखिए, जो ये तो है ही है, प्लस वो सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस भी। ठीक है, यही वाली बात। एक तो वो ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन कंप्लीटली माफ कर दिया, रिप्राइव भी कर दिया कि अभी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया, कि अभी उस पनिशमेंट को आप इनटू फोर्स, किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, डेथ सेंटेंस के लिए तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर जो भी उसको सजा मिली है उसको भी टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से रिस्पाइट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं। ये सारी पावर्स जो है गवर्नर के पास है। लेकिन ऑफ कोर्स ये किन किन ऑफेंसेस के लिए होगी? ये उन्हीं ऑफेंसेस के लिए होगी जो अगेंस्ट स्टेट लॉज हैं, सेंट्रल लॉज के लिए नहीं, नॉट सेंट्रल लॉज, अगेंस्ट स्टेट लॉज है, और वो जो कि डिसाइडेड भी अंडर स्टेट कोर्ट्स ही हैं। ठीक है, स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं एंड सेशंस जज वगैरह एंड हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। हाई कोर्ट्स में भी कम ही जाता है मैटर, लेकिन जा सकता है इसमें भी। तो हाई जो स्टेट के कोर्ट्स हैं, जो स्टेट के कोर्ट्स हैं उन्हीं में, एंड इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टेट के लॉज के अगेंस्ट, स्टेट के लॉज के अगेंस्ट। अगर मान लो किसी हाई कोर्ट में कोई किसी को पनिशमेंट मिली, लेकिन वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट थी, क्योंकि जुडिशरी तो इंटीग्रेटेड है, तो गवर्नर के पास पावर नहीं है। अगर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट उसको, उसने सेंट्रल लॉ को उसने नहीं माना और उसकी वजह से उसको कुछ पनिशमेंट मिला है, तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर नहीं होगी। गवर्नर के पास पावर तभी होंगी जब वो पनिशमेंट जो है वो फॉर एन ऑफेंस है विच इज अगेंस्ट अ स्टेट लॉ, दैट स्टेट लॉ जहां पे वो गवर्नर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं इसके तरफ, लेकिन ऑफ कोर्स खुद नहीं कर सकते वो, उनको हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट को कंसल्ट करना होता है, तभी वो वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ही आल्सो अपॉइंट्स पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके सिवा जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं स्टेट की, उसमें भी वो हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन में कर सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस की, वो भी स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में वो करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि जब स्टेट हाई कोर्ट, जब स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट होते हैं, तो हमने देखा था उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन याद रखना, जो प्रेसिडेंट जब है वो गवर्नर को तब कंसल्ट करते हैं। जब कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को कंसल्ट करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह के लिए। फिर प्रमोशंस हैं, पोस्टिंग्स हैं, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, गवर्नर ही सब कुछ करते हैं। इसी तरह से जुडिशियल सर्विस जो होती है स्टेट की, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस के सिवा जो है वो और भी जुडिशियल सर्विस होती है स्टेट की, उसमें जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट हाई कोर्ट के साथ मिलके वो अपॉइंट कर सकते हैं लोगों को जुडिशियल सर्विस में। तो ये हमारा हो गया गवर्नर का फाइनेंशियल पावर्स एज वेल एज जुडिशियल पावर्स। ओके, ऑल राइट। अब गवर्नर का टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट के लिए जो पार्डनिंग पावर्स है, वो आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है, जबकि गवर्नर के लिए वही पावर्स आर्टिकल 161 में मेंशन्ड है।
जो प्रेसिडेंट है वो उन ऑफेंसेस के लिए पार्डन कर सकते हैं जो यूनियन लॉज के अगेंस्ट हैं, जबकि गवर्नर जो है वो स्टेट लॉज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए पार्डन को ग्रांट कर सकते हैं। एंड देखिए, जो भी केसेस उन लॉज, वो लॉज जो कि पार्लियामेंट ने बनाए, जैसे ये एक ही बात हो गई है बेसिकली, यूनियन लॉज या पार्लियामेंट ने बनाए तो एक ही बात हो गई, यानी कि वो लॉज जो कि पार्लियामेंट ने बनाए उन केसेस के लिए अगर उनको ट्राई किया जा रहा है तो उनसे रिलेटेड पार्डनिंग पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, जबकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बना रहा है तो वो पार्डनिंग पावर्स गवर्नर के पास है। तब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी सेंटेंस को इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस को वो पार्डन कर सकते हैं, जबकि गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं एनी सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। यानी कि वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते कि बंदे ने उसको, मान लो किसी को सजा हुई है डेथ सेंटेंस की और उसको कहा कि नहीं तुम फ्री हो, गो होम, ऐसा नहीं। वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं कि उन्होंने डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लेकिन माफी, कंप्लीट माफी जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेथ सेंटेंस के लिए, जबकि डेथ सेंटेंस को गवर्नर भी कम्यूट जरूर कर सकते हैं, यानी कि उसकी, उन्होंने जो है उसको डेथ सेंटेंस को ना देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, लेकिन कंप्लीट माफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि वो कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, कम्यूट भी नहीं कर सकते गवर्नर, नहीं ऐसा नहीं है, कम्यूट कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट माफी नहीं दे सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गया, पार्डन नहीं कर सकते यानी कि माफी नहीं दे सकते हैं गवर्नर, ठीक है, लेकिन सस्पेंड कर सकते हैं उसको, रेमिट कर सकते हैं उसको, कम्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट मार्शल केसेस को पार्डन करने की भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। और ये तो ऑटोमेटिकली हमने पढ़ा ही है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस पर ही एक्ट करते हैं, जबकि जो गवर्नर है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उस पर करते हैं। और ये यूनियन लिस्ट के ऑफेंसेस के अगेंस्ट है, वो स्टेट लिस्ट के ऑफेंसेस के अगेंस्ट है। एक सिंपल सी बात होगी। तो मेनली डेथ सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर हम देखते हैं, अब इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स भी है दोनों के पास, प्रेसिडेंट के पास भी गवर्नर के पास भी। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले आर्टिकल, प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 123 में है, जबकि गवर्नर के पास जो है वो आर्टिकल 213 में है। इन्हीं डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया है, ठीक है, पहली दो डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया, 1 2 3 था उसमें, इसमें 2 1 3 हो गया। ये ऑब्वियसली कब होगा? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, चाहे एक हाउस यानी कि खाली लोकसभा नहीं है, राज्यसभा इन हाउस है, या राज्यसभा है लोकसभा नहीं है, या दोनों हाउस इन सेशन नहीं है, तब ही ये सिर्फ पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट तो सेशन में है दोनों हाउसेस लेकिन प्रेसिडेंट जो है अपना ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तभी होता है जब एक या दोनों हाउस सेशन में ना हो। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर, अगर एक हाउस है किसी स्टेट में तो वो जब इन सेशन ना हो, और अगर दो हाउस हैं तो दोनों या एक उनमें से ना हो। अगर बाय कैमरल है तो या तो दोनों ही ना हो सेशन में या एक ना हो, लेकिन अगर एक ही हाउस है तो फिर वो ही जब सेशन में नहीं होगा, सिर्फ तभी ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है वो रहेगी गवर्नर के पास, और पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट के पास। और ये हमें पता ही है, वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं, और वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो उनको बंद करना है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, तो उनको वो ही शुड बी सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड, द प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है। सेम वे गवर्नर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है। अब देखिए किन सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो है उन ऑर्डिनेंसेस उन पे कर सकते हैं वो सब्जेक्ट्स पे जिसमें कि पार्लियामेंट को पावर है लॉज बनाने की, यानी कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट और लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंसेस जो है प्रेसिडेंट उन्हीं पे करेंगे जिन पे पार्लियामेंट इज एम्पावर टू मेक लॉज, यानी कि यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सिमिलरली गवर्नर जो है वो लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 यानी कि स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन हमें पता है, फिर हम आगे भी देखेंगे और वीडियोज में, कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ने बना दिया, स्टेट ने भी और यूनियन ने भी, और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो फिर सेंटर का ही जो होता है वो अपर हैंड होता है, सेंटर के लॉ का ही। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड इट विल सीज टू ऑपरेट एट द एंड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली अनलेस डिसअप्रूव्ड अर्लियर। अगर पहले डिसअप्रूव कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी डिसअप्रूव नहीं किया है तो जैसे ही हाउसेस दोबारा मिलेंगे
पार्लियामेंट दोबारा मिलेगा उससे 6 वीक्स के अंदर अंदर उसका अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा होना जरूरी है। एंड सिमिलरली स्टेट्स में भी यही 6 वीक्स का है, रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर ऑर्डिनेंस का अप्रूवल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर होना जरूरी है। यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट के 6 वीक्स तक ही रह सकती है। सिमिलरली स्टेट्स में भी 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे एक हाउस है चाहे 2 हाउस हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर प्रेसिडेंट विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम, गवर्नर भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम, ठीक है। ये इनकी वाइडर है प्रेसिडेंट की, क्योंकि वो इंटायर इंडिया पे जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, क्योंकि वो कवर करते हैं यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट भी, एंड काफी उनकी पूरे ऑल ओवर इंडिया उनकी एप्लीकेशन होती है। तो इनकी जो स्कोप ऑफ पावर की जो पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो वाइडर है, जबकि जो गवर्नर के पास है वो इट अप्लाइज ओनली विद इन द कंसर्न्ड स्टेट। अब देखिए कई बातों में ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर जो ऑर्डिनेंस कर रहे हैं, इशू करना चाह रहे हैं, उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन जरूरी हो, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि कई बिल्स ऐसे हैं जिसमें कि गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने हाई कोर्ट अगर इन डेंजर हो रहा हाई कोर्ट की पोजीशन, तो हमने देखा था कि वो जरूरी है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करें। सिमिलरली कई सारे केसेस और भी हो सकते हैं जिसमें वो कर सकते हैं, जैसे कि अगर डीपीएसपी के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो कोई चीज, नेशनल इंपॉर्टेंस उसमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो उसका कंसर्न हो, कुछ भी ऐसे हो, तो गवर्नर की ड्यूटी है कि वो ऐसे बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करें। इसी तरह से अगर कोई ऑर्डिनेंस भी उसी सब्जेक्ट मैटर पे है जिसपे कि डीम किया जाता है कि जो गवर्नर है वो रिजर्व करेंगे, तो ऐसी ऑर्डिनेंस के लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज फिर वो इसको ऐसे में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक तरह से सेंटर के एजेंट है। बिना ऐसे अगर ऐसा कोई मैटर है जिसपे जरूरी है कि वो बिल अगर रिजर्व हो, तो फिर वो ऑर्डिनेंस भी जरूरी है कि प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन हो। अदरवाइज तो फायदा है क्या, अदरवाइज तो जब भी सेशन में ना हो स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर इशू कर दे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। बट ऐसा नहीं है, अगर वो माना जाता है कि बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाएगा, तो फिर ऑर्डिनेंस के लिए भी, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए भी प्रायर सैंक्शन प्रेसिडेंट की होगी जरूरत। जुडिशियल रिव्यू हमें पता है जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं थी, दोनों में यही चीज है कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं थी। तो ये पहले जुडिशियल, हमने ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है ऑर्डिनेंस में एप्लीकेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से अब जो भी हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस जो होता है टेम्परेरी लॉज होते हैं, ठीक है, जब तक ही लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता तब करते हैं, और 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली के बाद उनका अप्रूवल चाहिए जरूरी। सेम लीगल फोर्स होती है एज एन एक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एंड 6 वीक्स के अंदर, रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर इनका अप्रूवल होना जरूरी है, और उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है बाय एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, इन केस अगर वो सेंटर पे हो रहा है, गवर्नर अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो हो गई गवर्नर की और प्रेसिडेंट की, इनका कंपैरिजन भी काफी बार आ जाता है। तो बस मेनली इनमें क्या है, वही है कि 6 वीक्स वाला एक तो दोनों में ही है। डिफरेंस यही है कि वो यूनियन का जहां जुरिस्डिक्शन आता है उन पे, और उसका जहां पे स्टेट का जुरिस्डिक्शन आता है। यूनियन का हमें पता है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, जबकि स्टेट में स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकते हैं। फिर जिन बिल्स को गवर्नर को रिजर्व करना होगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो इससे रिलेटेड ऑर्डिनेंस को भी इशू करने से पहले, प्रोमलगेट करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब पार्डनिंग पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो वही है कि तो डेथ सेंटेंस को कंप्लीट माफ करना प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर नहीं। लेकिन गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट, रेमिट, रिप्राइव ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो उसको कंप्लीटली माफ नहीं कर सकते। दूसरा, कोर्ट मार्शल जो है, कोर्ट मार्शल में भी अगर रिलेटेड उससे जो है उसके लिए भी पावर किसके पास है, वो पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली जो है पार्डनिंग पावर जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो ये बातें ध्यान रखने की है। ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कहां पे? सेंटर पे तो है ही है, स्टेट्स में भी
डेमोक्रेसी की बात होती है, ठीक है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन हमारा फिर भी जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो क्या है, दैट इज फेडरलिज्म विद अ यूनिटरी बायस, यानी कि सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बायस है। तो इसी में हम देखिए गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल देखते हैं, एक तरह से क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सबसे पहली बात कि जो गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव है। जितने भी हमने सारी उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स, उनके डिस्क्रिशनरी सारी हमने पावर्स पढ़ ली है पिछले पार्ट्स में। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट हैं दे आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जो है वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, अपने फंक्शंस जो हैं वो यूज करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लेकिन कई ऐसे डिस्क्रिशन भी हैं जहां पे वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उनका एक तरह से डुअल रोल है, कैसे? एक तो वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं ही हैं, ठीक है, जबकि वो ऑन द एड एंड एडवाइस जो है ऑफ द सीओएम की एडवाइस पे ही वो काम करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करते हैं, और साथ साथ वो एजेंट ऑफ द सेंटर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एजेंट ऑफ द सेंटर है। तो क्योंकि उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखिए देयर इज नो इलेक्शन, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं, ही इज सिंपली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही एक्ट करते हैं। तो यानी कि जो गवर्नर है ही इज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो हमें पता है फिर उनके पास काफी एक्सटेंसिव पावर्स आ जाती हैं, और वो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। इसीलिए उनको एक बोला जाता है ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखिए ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जबकि जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट गवर्नर के पास भी कोई रियल पावर्स नहीं है, लेकिन उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। उसमें उनके पास एक्चुअली में इन कंपेरिजन टू द प्रेसिडेंट उनके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर्स है। अदरवाइज वो ज्यादातर मैटर्स में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को ही वो फॉलो करते हैं। तो अब जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर्स की उनके पास बात आती है, वहां पे उनके पास है, देखिए वो कोई बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई बिल उनके पास आया तो देखिए उनके पास ऑप्शन हमने बताई थी कि या तो उसको, अगर नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो वो या उसको अप्रूव कर दें, असेंट कर दें या डिसेंट कर दें, ठीक है, या फिर उसको रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। मनी बिल है तो मनी बिल को वो रिटर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए मनी बिल को भी रिजर्व कर सकते हैं। फिर अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो किसी लीडर को बुला के गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह अगर मेजोरिटी लूज होगी तो डिसमिस कर सकते हैं गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंट के पास भी है सारी पावर्स, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। ये सब हमने बहुत डिटेल में प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ा था। फिर जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है किसी स्टेट में तो वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। फिर अगर वो किसी आसपास की यूनियन टेरिटरी का भी एडमिनिस्ट्रेटर है तो भी वो डिसीजंस लेते हैं। ये भी उनके पास काफी सारी डिस्क्रिशंस हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि कोई मैटर उनके डिस्क्रिशन में है या नहीं है, दोनों की गवर्नर का डिस्क्रिशन है कि नहीं है, तो इस डिसीजन पे भी गवर्नर का डिसीजन ही फाइनल है ना। और इसको किसी क्वेश्चन पे नहीं किया जा सकता कि वो उनको अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं, तो उनका डिस्क्रिशन है कि नहीं उस चीज के लिए, वो डिसीजन भी गवर्नर के पास ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करवाना है तो इसकी रिकमेंडेशन भी कौन देगा, प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन कौन देगा प्रेसिडेंट को, वो भी कौन देंगे, गवर्नर ही दे सकते हैं कि हाँ आप जो है यहाँ पे इंपोज कर दीजिए प्रेसिडेंट रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर साथ साथ इसके अलावा और भी कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट, उनको कोई मैटर पे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करनी है, ऑल दोस, या फिर लेजिस्लेटिव मैटर से रिलेटेड भी तो भी वो कर सकते हैं। प्लस कुछ स्टेट्स के लिए हम देखेंगे कि अब देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह की हम बात करेंगे, वो भी आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं होते, वो सिंपली अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सेंट्रल इन्फ्लुएंस बहुत है क्योंकि वो सिंपली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए टेन्योर फिक्स नहीं है,
ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं ऑफिस, ठीक है, कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड एनी टाइम, चाहे कितना भी आप टेन्योर उनको बोल दो, बट एक्चुअली में तो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, देखिए स्पेशल पावर्स क्या है, 6 शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, आर्टिकल 371 और उसके सब क्लॉसेज में उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, जैसे कि AMTM, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, इनके लिए काफी पावर्स है। जैसे आप देखिए कि जो भी बेसिकली है क्या 6 शेड्यूल का पर्पस क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको जो उनका जो ट्राइबल कस्टम्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इस चक्कर में ये हमारे पास 6 शेड्यूल है। इसी से थोड़ा सिमिलर एक 5th शेड्यूल भी है। तो होता क्या है कि जहां पे भी ट्राइबल लोग रहते हैं तो वहां पे गवर्नर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना देते हैं, और मान लो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं तो फिर उनको वो ऑटोनॉमस रीजन्स बना देते हैं। एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑटोनॉमस रीजन्स बना सकते हैं अगर अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं तो। फिर उनको यानी कि क्रिएट करना, ऑल्टर करना, मर्ज करना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को, रीजन्स को, ठीक है, कोई एक्सक्लूड कर देना एरिया को, इंक्लूड कर देना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से, ये सब जो है गवर्नर के पास काफी इसके रिलेटेड पावर्स होती हैं। बेसिकली और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके ऊपर ट्राइबल्स का राइट होगा, उनके लैंड पे होगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। तो ये सब हम जब 6 शेड्यूल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सब बातें हम करेंगे। तो मोटा मोटा ध्यान रखने का कि हाँ स्पेशल कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि AMTM के लिए आपको बताया। फिर आगे देखिए उनके पास आर्टिकल 371 में भी कई सारे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, इसमें हम तभी सब डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र एंड गुजरात में है शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ एरियाज हैं जो स्पेसिफिकली जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं थोड़े शेड्यूल ट्राइब्स, वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट हो, उनको वहाँ पे प्रॉपर फंड्स मिले, ठीक है, जैसे कि विदर्भा हो गया, मराठवाड़ा हो गया, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सब के लिए। इसी तरह से नागालैंड में, ठीक है, स्पेशली उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होने की चांसेस रहते हैं। इसी तरह से असम में, मणिपुर में, आंध्रा में, तेलंगाना में, सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल में, कुछ कर्नाटका में भी। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम जब 6 शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।